सॉरी जाफर। अच्छा अली, तुम 11th ग्रेडर हो? जी। ठीक हो गया। तो स्कूल में काफी कुछ तो पढ़ा हुआ होगा। बहुत कुछ पढ़ लिया, आप शुरू से पढ़ा है। नहीं बिल्कुल, आपको लगता है कि अभी शुरू से पढ़ा रहा हूँ मैं ये इस टाइम पर? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता ये है कि जो बच्चे अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके पास, ये मैंने बच्चा को भी बताया था उस दिन, तो एक तो ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं, आप वो पढ़, ठीक है। जो प्रीवियस टॉपिक्स, या तो आप मुझसे कंफर्म करेंगे कौन से टॉपिक्स हमारे हो गए और आपके हमारे साथ नहीं हुए, ठीक है। और वंस कंफर्म के वो कौन से टॉपिक है जो आपने मिस कर दिए हमारे साथ, तो दोज लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग। और हमारा ऑफिशियली एक सेक्शन अभी बाकी है, वो कवर करने के बाद वी विल गो ऑन द रिवीजन वाला सेक्शन, ठीक है। तो उसमें तुम लाइव में भी रिपीट कर सकते हो उसे, ठीक है। नहीं ज्यादातर नहीं हुआ है, हमारा ऑर्गेनिक का सेक्शन हो गया जो बड़े में है, मोल्स हो गया है बड़े में। एक सेक्शन पीरियोडिक टेबल से एसिड बेस वाला वो बड़ा बाकी है, और दरमियान में छोटे छोटे चैप्टर्स बने हैं। मैं क्लास के बाद तुम्हें बताता हूँ नहीं वो नहीं हुआ, वो पूरा सेक्शन है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था रिवर्सिबल रिएक्शंस का, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक मसला हम समझ चुके थे, आज उस मसले का हल समझना है। एक मसला था जो हमने समझा था। जनाब वो मसले से ही बात शुरू करूंगा ताकि कनेक्ट करना आसान हो जाए। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, जरा जो उसकी वजह जगह कम है ना, फिर ये लोग बैठने में मसला करेंगे। अच्छा जी, हमने बात की थी रिवर्सिबल रिएक्शंस की, और बेटा ये बात यहां से शुरू हुई थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, आपका नाम क्या बताया आपने? जाफर। अली अली, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है कि मेरे बच्चे, रिएक्टेंट इनिशियली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस जाना शुरू कर देता है, जो कि इंडस्ट्रियली एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले पर हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, और मालदीव वाले फॉर्म सारे हमारे टूट गए थे, ठीक है ना। तो आज हम उसका सोल्यूशन लेने जा रहे हैं, जिसको हमने ली शेडलर प्रिंसिपल का नाम दिया था। आज हम समझेंगे कि ली शेडलर ने, और देखो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें से एमसीक्यू आता है, असल में एमसीक्यू आता है, और एमसीक्यू उसी वक्त आप कर सकते हो जब आपको एक कॉन्सेप्ट सही से आता हो कि ली शेडलर ने इस मसले का हल आपको बताया। ली शेटलियर ने इस मसले का हल आपको बताया कि भाई अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते बनाते अब प्रोडक्ट वापस आ रहा है, तो क्या किया जाए कि मैक्सिमम प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है जी। और मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि अगर इसके लिए हम एग्जांपल समझे तो ये वाली एग्जांपल को हम लेके चलेंगे कि जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म अमोनिया। प्रैक्टिकली इस प्रोसेस की जो यील्ड है वो 48% के आसपास है। यानी अच्छा बेटा, तुमने चूंकि इस चैप्टर का पहला हिस्सा रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा, तो थोड़ा अंदाजा होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में आना शुरू कर देता है, जो कि एक प्रॉब्लम है। वी वांट कि सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो? प्रोडक्ट में। तो अब मेरे बच्चे समझना ये कि प्रैक्टिकली इस रिएक्शन में 48% की यील्ड होती है, यानी आधा रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। आधा रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल होने की वजह से प्रोडक्ट वापस किसमें आना शुरू हो जाते हैं? रिएक्टेंट में, जो कि बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इंडस्ट्रियली अगर आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो यू वांट मैक्सिमम प्रोडक्ट। आप ये थोड़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्ट बने और बस रिएक्शन पे होना। तो बेटा उसका, इस मसले का जो सोल्यूशन है, लास्ट क्लास में सारा ओवरव्यू दिया था मैंने, इस मसले का जो सोल्यूशन है वो ली शेटलर प्रिंसिपल। बेटा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करो, खामोश बैठो। ली शेटलर प्रिंसिपल है। ली शेटलर का प्रिंसिपल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो है। तो मैं प्रिंसिपल नहीं लिख पा रहा आपको, लेकिन उसका एप्लीकेशन समझाऊंगा। ली शेटलर बेसिकली किस मसले का सोल्यूशन लेकर आ रहा है, जरा समझना है कि ली शेटलर हमें बता रहा है कि किस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन में आप मेरा कानून अप्लाई करके, मेरा प्रिंसिपल अप्लाई करके प्रोडक्ट की को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये जो प्रॉब्लम है कि भाई रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और आप चाह रहे थे कि सारा प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन फिर प्रोडक्ट वापस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ली शेटलर कहता है इस मसले का सोल्यूशन मेरे पास है, आप क्या करो। ये मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चला जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कहां चला जाता है? इक्विलिब्रियम पे। वो कह रहा है इक्विलिब्रियम को छेड़ो, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, इक्विलिब्रियम को क्या करो, तंग करो। इक्विलिब्रियम क्या था बेटा? ये वो कंडीशन होती है जहां जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उसी रफ्तार से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद हमने कहा था कि फर्दर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। तो ली शेटलर ने क्या कहा कि भाई मेरा प्रिंसिपल अप्लाई करो, और मेरा प्रिंसिपल का बेसिक क्या है कि भाई मसला किसकी वजह से हो रहा है? इक्विलिब्रियम की वजह से। तो इक्विलिब्रियम के साथ क्या करो, कि क्या होती है इक्विलिब्रियम के साथ? क्या करो, उंगली करो, और उंगली करने से छेड़ो। जब वो छेड़ने के बाद तुम्हें रिस्पॉन्ड करेगा तो उस रिस्पॉन्स में तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? फायदा।
हमें क्या फायदे से मुराद क्या है हमारा कि वी वांट मोर प्रोडक्ट। तो ली शेड्यूल का कानून हमने लिखना नहीं है स्टेटमेंट, वो एएस में आएगा। आसान लफ्जों में आपकी कराची वाली लैंग्वेज में सीख रहे हैं कि भाई ली शेड्यूल कहता है कि मसला आ रहा है इक्विलिब्रियम की वजह से, कि भाई इक्विलिब्रियम आने के बाद फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनता। तो क्या कहते हैं भाई साहब, इक्विलिब्रियम को क्या करो, उसके साथ उंगली करो, उसको डिस्टर्ब करो। जब वो डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होकर रिस्पॉन्ड करेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। अब वो कहता है उंगली कैसे करो, उंगली करने का भी तो तरीका है ना, सही तरीके से करनी है, गलत तरीके से हो जाएगी तो मतलब भी गलत हो जाएगा। तो अब वो कहता है कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए चार तरीके, इक्विलिब्रियम को हम चार तरीकों से क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर। 20 वाली करनी चाहिए, मुंह पे आ गया। गुड इनफ, मुंह पे आ रहा है। अच्छा, तो चार स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं बेटा। पहला स्ट्रेस है इफेक्ट ऑफ, ये जो आदत डाल लो थोड़ी सी, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहला इफेक्ट क्या है भाई अली, कॉन्सेंट्रेशन की। पहली उंगली करने का तरीका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू उंगली करनी है, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, अभी हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन चैप्टर खत्म करके आए, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन में भी ये फैक्टर होते थे, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते, दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं भाई, मिक्स कर देते हैं, ठीक है जी। तो मिक्स नहीं करना है, वहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ी थे, रिवर्सिबल रिएक्शन तो यहां पर है, लेकिन दोनों की हेडिंग सेम है। अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन वाले चैप्टर में जाके देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड, तो उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, यहां पर भी वही आ रहा है। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो बेटा ली शेटलर ने क्या कहा, बेटा सारे बच्चे कनेक्ट कर लें कि रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ एक इशू है। क्या इशू है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि तमाम रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। क्योंकि रिएक्शन, हम जब इंडस्ट्री में कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्ट, हम चाहते हैं सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि आधा रिएक्टेंट कर बाकी आधे के क्या दहेज में देंगे। तो ऑब्वियसली वी वांट कि सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, जो कि नहीं हो रहा रिवर्सिबल नेचर की वजह से। ली शेटलर ने क्या कहा कि भाई आप इन चार तरीकों से उसके साथ क्या करो, उंगली करो, तो आपको वो रिस्पॉन्ड करेगा, डिस्टर्ब होगा ना, डिस्टर्ब होकर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उस रिस्पॉन्स में आप उसका फायदा उठा लोगे। तो आए समझते हैं कि कौन सा स्ट्रेस कैसे अप्लाई करना है, जहन में रखें आप, या आपके ख्वाब अभी बाकी हैं। आपने अमोनिया की यील्ड 48% बनाई थी और आपके ख्वाब अभी पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो आए इसको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग लगाते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ये समझने की गेम है, अगर समझ गए समझ गए यार, तुम गलत जगह बैठी हो, मैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पहुंचता हूँ। ओहो, तुमको पीछे बिठाऊंगा, नेक्स्ट क्लास वाली परमानेंट जगह है पीछे। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, पहला इफेक्ट समझने जा रहे हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। के भाई अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे डालेंगे, कंसंट्रेशन के थ्रू कैसे उसमें कीड़े करेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, बेटा कंसंट्रेशन के इफेक्ट को समझने के लिए एक रिएक्शन इमेजिन कर लेते हैं कि मान लीजिए ए और बी मिलकर सी और डी बना रहे हैं। कंसंट्रेशन का इफेक्ट डालने के चार तरीके हैं। कितने तरीके हैं, हम पहले चारों की बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदेह है, ठीक है। पहले चारों तरीके समझना जरूरी। कंसंट्रेशन का इफेक्ट डालने के चार तरीके। पहला तरीका क्या है, एडिंग मोर रिएक्टेंट। क्या तरीका है भाई, कि रिएक्शन चल रहा है, एडिंग मोर रिएक्टेंट, मजीद रिएक्टेंट डाल दें। क्या होगा, किससे, वो बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि रिमूविंग रिएक्टेंट, एडिंग रिएक्टेंट, रिमूविंग रिएक्टेंट। और क्या तरीका हो सकता है, तुक्का लगाओ, एडिंग प्रोडक्ट। चार वेरिएंट्स हैं। फायदा किससे होगा मैं पूछूंगा अभी समझाने के बाद, लेकिन एग्जामिनर चारों में से कोई भी तरीका पूछ सकता है, एडिंग रिएक्टेंट या रिमूविंग रिएक्टेंट। दूसरा क्या है, एडिंग प्रोडक्ट या, बोलो बेटा, रिमूविंग प्रोडक्ट। अब समझना है, अब जो फिजिकली बच्चे मौजूद है ना वो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, ऑनलाइन वालों के लिए पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से बात समझ में आ जाए। कोई नया लौंडा बच्ची तो नहीं आई है, हसीना, मनाइम, सारिम सब पुराने पापी हैं। ये आयशा कौन है भाई, आयशा कौन है, आयशा
Yes. कोई नई बच्ची है आयशा? आयशा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। Yes. आप फर्स्ट क्लास ले रही हो मेरे साथ? No. यार आयशा, आपका तो नाम मुझे बहुत अरसे के बाद नजर आ रहा है। आप वो पुरानी वाली आयशा तो नहीं जो 1 महीने के बाद आ रही है? Um. और क्या? अच्छा आयशा, चैट में लिखो तुमने लास्ट क्लास कब ली थी, मुझे याद दिलाओ जरा। चलो, तो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शंस पर हमने कंसंट्रेशन का इफेक्ट डालना सीखने 4 तरीकों से। अच्छा ध्यान में रखिए बेटा, ये समझने की चीज है। अगर समझ में आ गई तो किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आ सकता है, बुक का हो या बुक का ना हो, ठीक है? इसलिए रट्टा नहीं लगाना है, समझना है। पहला इफेक्ट है एडिंग मोर रिएक्टेंट। अब बेटा इस चीज को गौर से देखो। मान लो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, बैलेंस हो गया, है ना? रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इक्वल स्पीड से कन्वर्ट हो रहे हैं। फर्दर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ कहाँ समझाऊं यार? चलो भाई, फर्दर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। अब आपने क्या किया, अगर मैं इस स्टेज पे मजीद रिएक्टेंट ऐड करूं, क्या कर दूं भाई? स्टेज पर मजीद रिएक्टेंट ऐड कर दूं तो रिएक्टेंट की अमाउंट या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आ रहे हैं कि अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो कोलिजन भी, जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो वो और तेजी से किसमें चला जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ चला जाएगा। इसको हम कहते हैं राइट शिफ्ट या फॉरवर्ड शिफ्ट। क्या कहते हैं? कि रिएक्शन बैलेंस हो गया था, इक्विलिब्रियम हो गया था, फर्दर प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। अब अगर हम इस स्टेज पर मजीद रिएक्टेंट लाकर ऐड करें, बाहर से मजीद रिएक्टेंट ए या बी में से कोई एक बढ़ाएं या दोनों बढ़ा दें, तो इनके कोलिजन्स क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और जब बढ़ जाएंगे तो दैट विल प्रोड्यूस फॉरवर्ड शिफ्ट। और जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट कोलाइड करके मजीद प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मजीद प्रोडक्ट। यानी अगर मैं रिएक्टेंट ऐड करूं तो इफेक्ट क्या आएगा? एडिंग मोर रिएक्टेंट से कौन सा शिफ्ट आएगा? शिफ्ट समझने, राइट या फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने रिएक्टेंट बढ़ाया तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स बढ़ गए, और जब कोलिजन बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि रिएक्शन भी तेज हो जाता है। तो फॉरवर्ड शिफ्ट आया, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो गया, और उसका नतीजा क्या हुआ? मोर। जब फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा तो क्या होगा? मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। यस और नो? तो अगर मैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड कर दूं, इसको एक तराजू की तरह देखो, एक बैलेंस की तरह देखो, तो वहां पर क्या होगा? यहां पर मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, यहां पर मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, तो अल्टीमेटली रिएक्टेंट के कोलिजन क्या हो गए? बढ़ गए, और उसकी वजह से मजीद प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। यस और नो? अब अगर इसी का दूसरा सिचुएशन ले लें, रिमूविंग रिएक्टेंट। अगर मैं क्या करूं, इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट ऐड ना करूं, बल्कि रिएक्टेंट जो है थोड़ा बहुत उसको भी क्या करूं? निकाल लूं, तो मेरे बच्चे रिएक्टेंट निकालने से क्या होगा कि भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। अगर मैं इसमें से रिएक्टेंट को रिमूव कर दूं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम। और कंपैरेटिवली किसकी बढ़ जाएगी? अगर रिएक्टेंट कम कर दिया तो ऑब्वियसली क्या हुआ? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली बढ़ गई। तो जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई तो ज्यादा कोलिजन किस साइड पर होंगे? प्रोडक्ट वाली साइड पर। और प्रोडक्ट वाली साइड पर जब ज्यादा कोलिजन होंगे तो उससे क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। कैसा शिफ्ट आएगा? बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट आएगा, और मजीद रिएक्टेंट बनेगा। जब प्रोडक्ट साइड पर कोलिजन, भाई रिएक्टेंट कम कर दिया तो रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो गए? कम। और प्रोडक्ट साइड पर कंपैरेटिवली कोलिजन्स क्या हो रहे हैं? ज्यादा। तो दैट विल रिजल्ट इन बैकवर्ड शिफ्ट व्हिच विल गिव यू फर्दर रिएक्टेंट। अजीब बात है ना, रिमूव कर रहे हैं रिएक्टेंट को, उसकी वजह से मजीद रिएक्टेंट बन रहा है। तो अगर हम दूसरा इफेक्ट समझते हैं कि रिएक्टेंट को रिमूव किया जाए तो रिएक्टेंट के रिमूव करने से कौन सा शिफ्ट आएगा? बैकवर्ड या लेफ्ट शिफ्ट आएगा बच्चों। अरे बेटा अभी बात करेंगे ना जानू, सबर करो। और इससे बेटा वो नुकसान फायदे की अभी पहले इसको थ्योरेटिकली समझ लेना। और इससे क्या होगा? मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म। क्या होगा भाई? मजीद रिएक्टेंट फॉर्म होगा। क्या ये दो बातें समझ में आ गई कि रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, प्रोडक्ट की कंपैरेटिवली कम हो गई, तो उससे फॉरवर्ड शिफ्ट आया, मजीद प्रोडक्ट बना। और अगर हमने रिएक्टेंट रिमूव किया, रिएक्टेंट को रिमूव किया है, क्या नाम है ऋषा, रिएक्टेंट को क्या किया? रिमूव, तो कंपैरेटिवली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो वो बैकवर्ड शिफ्ट देगा, मजीद प्रोडक्ट बनाएगा। इज दैट क्लियर? कुछ आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब आ जाओ दूसरे इफेक्ट पे। अब प्रोडक्ट साइड पे चलते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूं, हाँ भाई अब्दुल शकूर, अगर मैं प्रोडक्ट ऐड करूं यानी सी और डी जो फॉर्म हो रहे हैं
उनमें से कोई कुछ उसमें मजीद सी और डी लाके डाल दो तो क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट के कोलिजन बढ़ जाएंगे, और जब प्रोडक्ट के कोलिजन बढ़ जाएंगे तो कौन सा शिफ्ट आएगा आगे, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। और बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब मजीद रिएक्टेंट बनेगा। क्या ख्याल है भाई, यहाँ पर आपने ऐड किया, यहाँ पर आपने मजीद प्रोडक्ट ऐड किया तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या की, बढ़ा दी। जब बढ़ा दी तो इनके कोलिजन बढ़ गए, कोलिजन बढ़ गए तो क्या होगा, ये बैकवर्ड में और तेजी से जाएंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा, मजीद रिएक्टेंट फॉर्म होगा। वो तो हम फायदे नुकसान की बात करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली ये सारी अप्रोचेस, थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं सारी पॉसिबिलिटीज की, फिर हम लोग बात करेंगे कि हमें क्या चाहिए। लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए अब एडिंग प्रोडक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि जब हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट को ऐड करने से कौन सा शिफ्ट आएगा, बोलो बेटा ऑनलाइन वालों, प्रोडक्ट को ऐड करने से कौन सा शिफ्ट आ रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट। Backward. और मजीद रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है, मोर रिएक्टेंट। आयशा, मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म। लास्ट सी और डी, प्रोडक्ट को क्या करने, ऐड ना करें बल्कि क्या करें, रिमूव। अब बताइए क्या होगा भाई, अगर रिएक्टेंट को रिमूव करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम, कंपैरेटिवली क्या बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट के कोलिजन ज्यादा होने की वजह से कौन सा रिएक्शन बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वाली साइड हल्की हुई तो कौन सी साइड भारी हो गई, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट ज्यादा कोलाइड करके फर्दर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। कौन सा शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट को रिमूव किया तो रिएक्टेंट वाली साइड क्या हो गई, हैवी हो गई। उसको हटाया, ये वाली साइड हैवी हो गई तो इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा मजीद प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो रिमूविंग प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, नहीं रिवर्सिबल है, दोनों साइड पर हो रहे हैं। रिमूविंग प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट को रिमूव किया है तो प्रोडक्ट के कोलिजन कम हो गए, रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट को रिमूव नहीं किया तो रिएक्टेंट कोलिजन कंपैरेटिवली ज्यादा होके फर्दर प्रोडक्ट बना देंगे। तो रिमूविंग प्रोडक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अब ये तो हमने बात कर ली कॉन्सिक्वेंसेस की, अब हमें क्या चाहिए, ज्यादा रिएक्टेंट चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमें आउटपुट अपना जनरेट करना है तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए हमें फॉरवर्ड शिफ्ट चाहिए, बैकवर्ड शिफ्ट चाहिए, फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड शिफ्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, आप गौर से देखिए, जब हम मजीद रिएक्टेंट लाके डाल रहे हैं तब फॉरवर्ड शिफ्ट आ रहा है, या प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट आ रहा है। ये सुनो, ज्यादा माकूल तरीका कौन सा है, मजीद रिएक्टेंट लाके डालना ज्यादा माकूल है क्या, पहले से रिएक्टेंट मौजूद है, मजीद रिएक्टेंट लाके डाल दें तो इससे पैसे ठोकेंगे ना आपके। ज्यादा माकूल तरीका कौन सा है कि आप प्रोडक्ट को हटा दें, यानी इंडस्ट्रियल सेटअप आप ऐसा लगाएं, आप अमोनिया बना रहे हो या एबीसी सी और डी बना रहे हो, आप ऐसा इंडस्ट्रियल सेटअप डिजाइन करो जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद उसी कंटेनर में ना रहे, बल्कि प्रोडक्ट बनता जाए और वहां से उसको निकालने का इंतजाम हो, ताकि एट एनी टाइम रिएक्शन वेसल में क्या चीज ज्यादा हो, प्रोडक्ट अगर आप निकालते जा रहे हो एनी टाइम क्या चीज ज्यादा हो, रिएक्टेंट ज्यादा। फिर सुनो बेटा, क्या कहा मैंने कि वैसे 4 तरीके हैं अप्लाई करने के और चारों से अलग अलग तरह का इफेक्ट आ रहा है, लेकिन आइडियली हम क्या बात कर रहे हैं, आपस में बात करो, आइडियली हम क्या कह रहे हैं कि वी वांट मोर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ज्यादा हासिल करने का सबसे इकोनॉमिकल तरीका क्या है कि हम रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनता जा रहा है उसे क्या करते हैं, रिमूव करते जाए। क्या हो रहा है इससे, जब प्रोडक्ट रिमूव होकर जाएगा तो रिएक्शन वेसल में क्या चीज ज्यादा रहेगी, हमेशा रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट ज्यादा रहेंगे वही ज्यादा कोलाइड करेंगे, वो मजीद फॉरवर्ड शिफ्ट देते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। तो यील्ड बढ़ाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट अप्लाई करने में सबसे माकूल तरीका क्या है, रिमूविंग दी प्रोडक्ट। लेकिन एग्जामिनर कोई भी बात पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको रिमूव, इसलिए मैंने चारों बातें आपके सामने रखी। लेकिन द आइडियल वे, इफ अगर आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है कि प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी है तो व्हाट वुड बी द ऑप्शन, तो अगर ये चारों ऑप्शन मौजूद हो, चारों में से चारों नहीं ले लेंगे उठा के, कौन सा उठाएंगे, रिमूविंग प्रोडक्ट, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। कि आपने इंडस्ट्रियल सेटअप ऐसा डिजाइन किया कि जिसमें प्रोडक्ट को निकालने का इंतजाम किया, आपने प्रोडक्ट को जमा नहीं होने दे रहे, आप निकालते चले जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा रिएक्शन कंटेनर में कम रहेगा और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट फॉरवर्ड शिफ्ट में जाकर मजीद प्रोडक्ट बनाता रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट 4 तरीकों से अप्लाई किया जा सकता था। हम रिएक्टेंट ऐड कर सकते हैं, रिएक्टेंट रिमूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट
रिमूव। अगर हमें प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा चाहिए तो द आइडियल मेथड टू गो अबाउट इट इज रिमूविंग द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट हम रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम क्या रहेगी, ज्यादा, और वो रिएक्टेंट ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट में जाता रहेगा और मजीद प्रोडक्ट बनाता रहेगा। प्रोडक्ट बनता जाए उसे क्या करते जाओ, निकालते चले जाओ। इज दैट क्लियर? ये पहला इफेक्ट ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया? हाँ भाई बच्चों समझ में आ Yes, गया? sir. यस सर। ठीक है जी। ये पहला इफेक्ट हुआ, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, आपको अच्छे से इसको देखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सवाल पूछूं, चलो तुम लोगों से साथ साथ, 2SO2, ये कांटेक्ट प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। मैं आपसे कहूं कि मुझे इफेक्ट बताइए, अगर मैं इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बढ़ा दूं, इस रिएक्शन में एयर का इनपुट बढ़ा दूं, एयर का मतलब ऑक्सीजन हो गया, अगर मैं इस रिएक्शन में एयर का इनपुट बढ़ा दूं तो कैसा शिफ्ट आएगा सर अगर लिमिटिंग वो ना हो, Forward shift. मेरा सीधा सीधा सवाल है, इतना एक्सेप्शनली सोच लो। अगर इस रिएक्शन में मैं एयर का इनपुट बढ़ा दूं, एयर का इनपुट बढ़ाने का मतलब रिएक्टेंट बढ़ा दिया मैंने ऑक्सीजन, तो उससे क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, मोर SO3 विल फॉर्म। यस और नो? अगर मैं कहूं कि इस रिएक्शन में मैं SO3 को रिमूव कर रहा हूं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, अगेन मोर SO3 विल फॉर्म। देखो दो बातें, एक है शिफ्ट और एक है प्रोडक्ट के बारे में। शिफ्ट कौन सा आएगा, उससे रिएक्टेंट पे क्या या प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में दुनिया जान के आपसे अगर वो पूछता है कि रिएक्टेंट ऐड हो रहा है तो आपको पता है क्या इफेक्ट आएगा, रिएक्टेंट रिमूव हो रहा है क्या इफेक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऐड हो रहा है क्या इफेक्ट आएगा, प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है क्या इफेक्ट आएगा। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। बेटा मोबाइल सिर्फ लड़कों के लिए, कौन कर रहा है तुम्हें क्लास में? पहले कोई रहा है क्या हादसा? अभी उम्र से लौटी ना माशाल्लाह, अपनी उम्र इतना भरोसा तो करें यार। अच्छा, ये हो गई पहला स्ट्रेस, पहली उंगली हमने कंसंट्रेशन की करनी है। सेकंड की तरफ चल रहे हैं बेटा जी, सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। अब आ गए हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहां पर भी हमारा बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये फैक्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट हम कैसे डालते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, स्कूल में है ना, प्राइवेट है, स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, स्कूल में, तो आपकी बताइए टेम्परेचर इफेक्ट कैसे आता है। लेकिन मैं अपनी लिमिट में रहते हुए पूछा टेम्परेचर का किस पर क्या मतलब, क्या बोली किस पर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कंसंट्रेशन का इफेक्ट अभी हमने पढ़ा है, तो टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में जरा कुछ विशेष टिप्पणी फरमा नहीं, कोई बात जी। अलीमा जी, क्या नाम है स्कूल का? दी हॉरिजॉन हाई एकेडमी, क्या नाम है? नहीं कॉलेज थ्योरी को छोड़ो, ये बताओ कि स्कूल का नाम क्या है? हॉरिजॉन हाई, होराइजन हाई, हाई हाईएस्ट, हाई है बस, हाई लगी है इसमें, हाई हाई है। हाँ क्या है टेम्परेचर इफेक्ट? तो पोल्यूशन बढ़ जाता है। अच्छा नहीं यार, वेरी गुड बेटा। टेम्परेचर का इफेक्ट हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन पे, बल्कि टेम्परेचर की बुनियाद पर आप बचपन में यानी शुरू के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, जो मेरे ख्याल हर नल्ले बच्चे को पता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये नाम तो सुना होगा ना, कितनी भी बुरी केमिस्ट्री हो लेकिन ये दो नाम आते हैं। आपको आते हैं, आपको पता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन किनको? माशाल्लाह। तो बेटा टेम्परेचर की बुनियाद पे लिसन केयरफुली, अब बस मजाक का टाइम उतना ही होता है जितना क्लास में बात हो रही है। एक्सो और एंडो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या पढ़ा है हमने बेटा? वो रिएक्शन जिनके दौरान हीट एनर्जी रिलीज होती है, उनमें एग्जिट होती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और वो रिएक्शन जिनके दौरान हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन अगर जिनको याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूं। एग्जिट से एक्सो है, ठीक है, और एंट्रेंस से एंडो है। तो जिन रिएक्शन में थर्म कहते हैं हीट को, जिन रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उन्हें हम एंडोथर्मिक कहते हैं, और जिनमें रिलीज होती है उन्हें क्या कहते हैं? आपको कैसे पता चलेगा एंडो या एक्सो? आगे रिएक्शन में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव में लिखा हुआ है इसका मतलब एंडो है, और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ लिखी हुई है इसका मतलब रिएक्शन क्या है? एक्सो। तो आपको रिएक्शन में आगे डेल्टा एच की वैल्यू देख लेनी है या उसका साइन देख लेना है, ठीक है।
और पीछे हो जाऊं क्या? फिर से कुछ कराई जा रही है यार, अजीब मुझे मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर लियो तुम यार। भाई इधर आ जाता हूँ। हाँ भाई छोड़ मेरे को। एंडो और एक्सोथर्मिक की बात हो रही है, तो सर हीट की बुनियाद पर हम डायरेक्टली इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करते, पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कितने टाइप का है भाई? दो टाइप के होते हैं, एंडो और एक्सो। हमें जिब्राइल बनाएंगे तो एंडो एक्सो नहीं, हमें साथ लिखा हुआ नजर आएगा डेल्टा एच का साइन। डेल्टा एच का साइन अगर नेगेटिव है इसका मतलब हीट एनर्जी क्या होती है? एक्सोथर्मिक है। और पॉजिटिव इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक है। अब जरा समझना है बेटा, एंडो में ना टेम्परेचर का इफेक्ट अलग तरीके से होता है और एक्सो में अलग तरीके से होता है। आए उस तरीके को समझे, बहुत हलवा है, ठीक है जी। समझना बेटा, मान लीजिए कि ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं और लिखा हुआ है डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। आपने देखा यार पॉजिटिव है, समझ गया आपके एंडो है, ठीक है जी। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जो हीट एनर्जी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक क्या है? जो हीट एनर्जी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। अब लिसन किया, 1 मिनट के लिए क्लाइमेक्स आ गया मेरे बच्चे। एंडोथर्मिक वो है जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब तुम्हें याद ऐसे रखना है, गड़बड़ से हमेशा के लिए छुटकारा, कि जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको ऐसे समझो कि उनको हीट एनर्जी चाहिए। तो जिनको हीट एनर्जी चाहिए उनको देने में फायदा, जिसको जरूरत है उसे देने में फायदा। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जिनको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होती है। तो अगर आप ऐसे रिएक्शंस को हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो फायदा किसको कह रहा हूं मैं? ज्यादा प्रोडक्ट को। फायदा किसको कह रहा हूं मैं? ज्यादा प्रोडक्ट को, क्योंकि अभी हम बात करते हैं वी वांट दैट फायदा, मोर प्रोडक्ट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें क्या होती है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो हम इसको ऐसे अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अक्सर बच्चों को क्या होता है, वो कंफ्यूज आते हैं कि ये था या ये था। तो ये में कैसे? एंडो वो है जिनको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, तो मतलब जिसको हीट एनर्जी चाहिए उसे देने में फायदा है, और जिसे नहीं चाहिए, एक्सो क्या है? हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। नहीं चाहिए बाबा, रे बाबा नहीं चाहिए, एंडो एक्सोथर्मिक क्या कर रहा है? हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जिसे नहीं चाहिए उसे ना देने में फायदा है। क्या मतलब? एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कैसा है? एंडोथर्मिक है, तो उसे हाई टेम्परेचर पे कराने से फायदा होगा। फायदा मतलब मोर प्रोडक्ट बनेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा। और एक्सो जिसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, उसे लो टेम्परेचर पे कराने से फायदा होगा। समझ में आ रही बात? और कहीं तुमने उल्टा कर दी गेम, एंडोथर्मिक को हीट चाहिए थी और तुमने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया? लो कर दिया, तो नुकसान से मुराद बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैकवर्ड। और इसी तरह एक्सो को नहीं चाहिए थी और वहां तुमने हीट दे दी, तो वहां बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। समझे कुछ नहीं समझे? आओ इसको लिखते हैं। क्या कहा मैंने? एंडोथर्मिक में क्या एक्सप्लेन किया कि भाई एंडोथर्मिक में अगर आप देखते हैं तो उसको हीट चाहिए, तो इसको हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा। ऑनलाइन वालों बात समझ में आ रही है? आयशा, मनाइम, मुनीजा, हसीना, सारे? यस सर, यस सर, यस सर। अगर कहीं तुमने इसको नाराज कर दिया, यानी इसको हाई टेम्परेचर की जगह कहां ले गए? लो टेम्परेचर पर ले गए, इसको हीट चाहिए थी तुमने नहीं दी, तो अब क्या होगा? नाराजगी का असर, बैकवर्ड शिफ्ट और मोर रिएक्टेंट। जब बैकवर्ड शिफ्ट आता है तो जाहिर है कि मोर रिएक्टेंट आता है। यानी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव लिखी है, तुमने इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर करा दिया तो मोर बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। और इसको ऐसे ही रिकॉल करना एग्जाम में, ठीक है? तुमने देखा कि सर ने क्या बताया था, एंडो वो है जिनको हीट चाहिए, उनको देने में फायदा है, यानी उनको हाई टेम्परेचर पे कराने का फायदा है। जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतना फॉरवर्ड शिफ्ट आता जा रहा है। सॉरी, अगर लो टेम्परेचर पे ले गए, लो टेम्परेचर पे ले गए तो बैकवर्ड शिफ्ट आ रहा है ना। बैकवर्ड शिफ्ट आने का मतलब क्या हुआ कि बैकवर्ड शिफ्ट किसे कहते हैं? जब प्रोडक्ट तेजी से ब्रेक डाउन होके रिएक्टेंट बनाएगा ना, रिएक्टेंट को दे देना। रिएक्टेंट को कहते हैं, रिएक्शन कंटेनर को देंगे ना। फिर अगर इतनी जल्दी बनेगा प्रोडक्ट, क्यों नहीं बेटा? आप अगर याद करें ना, आप जरा वो एंडो एक्सो वाला चैप्टर, तो वहां हमने पढ़ा था कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप एनर्जी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई होती है, तो जब हाई वाली देंगे तो फॉरवर्ड ही ज्यादा होगा, बैकवर्ड ज्यादा नहीं होगा। जब उसको आप लो वाली देंगे तो फिर फॉरवर्ड स्लो हो जाएगा। अगर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम याद हो फ्रॉम दैट चैप्टर, तो वहां ग्राफ से भी आप इसका आंसर पकड़ सकते हैं कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है उसको एक्टिवेशन चाहिए, वरना वो फॉरवर्ड में होगा ही नहीं, ठीक है? अगर आप उसको हाई टेम्परेचर देंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा, यू विल। और फिर आपने कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर अप्लाई किया हुआ है ना, कि आप हाई टेम्परेचर देके मजीद प्रोडक्ट बनवाओगे और फिर रिमूविंग प्रोडक्ट से
छुटकारा भी हासिल करोगे। ऐसा नहीं होगा कि एक वक्त में एक स्ट्रेस अप्लाई करें। इसकी बात, इसने एक लॉजिकल सवाल पूछा है कि भाई अगर हम फॉरवर्ड शिफ्ट हासिल करें और ज्यादा प्रोडक्ट बना लें तो फिर वो प्रोडक्ट रिवर्सिबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हम उसको ब्रेक होने ही नहीं देंगे ना, हम क्या करेंगे, उसको निकालते चले जाएंगे। असल में प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम एक स्ट्रेस थोड़ी अप्लाई करेंगे, सारे स्ट्रेस एक साथ अप्लाई करेंगे। समझ आ रही बात, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल जाए। क्या कहा, इसकी बात में दम है कि भाई अगर आप फॉरवर्ड शिफ्ट ले आते हो तो ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, लेकिन रिवर्सिबल है तो क्या प्रोडक्ट वापस भी आ जाएगा जल्दी, तो हम वापस आने से पहले उसे क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे, जिसके ऊपर हम कंक्लूड करके आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो एंडोथर्मिक में क्या कहा हमने कि इसको एनर्जी चाहिए देने में फायदा, और ना दे तो नुकसान, यानी फायदा फॉरवर्ड शिफ्ट और नुकसान बैकवर्ड शिफ्ट। हाउएवर अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तवज्जो, अगर ए और बी मिलकर सी बना रहे हैं और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में लिखी हुई है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखी हुई है, नेगेटिव में, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। तो एक्सो के लिए क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि इसे हीट नहीं चाहिए, तो लो टेम्परेचर पे कराएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा और मोर प्रोडक्ट बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट आएगा और मोर रिएक्टेंट बनेगा। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, एफ एस फॉरवर्ड शिफ्ट, मोर प्रोडक्ट, ठीक है जी, और बी एस बैकवर्ड शिफ्ट और एम आर मोर रिएक्टेंट। तो समझ आ गई ये बात हमें कि अगर रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों में टेम्परेचर का इफेक्ट डिफरेंट तरीके से होता है। एंडो को हीट चाहिए देने में फायदा, और एक्सो को नहीं चाहिए तो ना देने में फायदा। यहां तक बात समझ में आ जाती है। अली हसन, क्लियर है बात? अरे अली तो होना यार। हाँ भाई अलिशबा इकबाल, अहमद बन के क्या उखाड़ लिया तुमने? फिर रिपीट कर लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम था कि प्रोडक्ट की यील्ड कम होती थी, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद वापस क्या हो जाता था, ब्रेक। हमने कहा, ली शेटलर ने आपको बोला कि भाई आप मेरे बताए हुए स्ट्रेसेस अप्लाई करके फायदा हासिल करो। स्ट्रेस नंबर 1 था कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे इफेक्ट करती है वो डिस्कस करने के बाद हमने फैसला किया कि हम प्रोडक्ट को जमा नहीं होने देंगे, निकालते चले जाएंगे ताकि ज्यादा रिएक्टेंट रहे और वो ज्यादा कोलाइड करके मजीद प्रोडक्ट बनाए। फिर रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, इस पर हम फैसला करेंगे कि उसे हाई टेम्परेचर पे कराना फायदेमंद है या लो टेम्परेचर पे। तो अगर मान लीजिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हम लो टेम्परेचर पे कराएंगे उसे, और अगर एंडोथर्मिक है तो फिर हाई टेम्परेचर पे कराएंगे। यहां तक बात समझ में आती जी? ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म। अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करें, यस वी वांट मोर प्रोडक्ट। थ्योरेटिकली एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, थ्योरेटिकली एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई एंडो में बताओ लो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो यू नो दिस कि भाई एंडो में हीट ज्यादा चाहिए थी, अगर लो कर रहे हैं तो इसका मतलब है नुकसान होगा, बैकवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा तीसरा फैक्टर। ऑनलाइन वाले ये दोनों फैक्टर समझ में आ गए? जी सर। यस सर। बेटा तीसरा जो फैक्टर है ना, ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, और इसमें मैं भी अभी आपको फंसाऊंगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के लिए सबसे पहली बात जो हमने पिछले चैप्टर में भी की थी कि प्रेशर, चूंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स, ये हमने पिछले चैप्टर में ही बात की थी ना कि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, तो आप प्रेशर अप्लाई करके उन्हें फर्दर कंसिडरेबली क्लोज नहीं। भाई अब दो लोग, मैंने उस दिन भी समझाया था कि दो लोग एक दूसरे से ऑलरेडी चिपके हुए, हक किया हुआ है, यानी ऑलमोस्ट नियर टू फ्रेंच किस है, इतने नियर। वो क्या समझाऊं, बिल्कुल नाक से नाक और मुंह से मुंह मिले हुए। अब मैं उनपे प्रेशर अप्लाई करूं, क्या कर सकता है? इसके अलग पैसे होते हैं, यूं यूं कर रहे हैं। ठीक है भाई, प्रैक्टिकली सोचो ना, केमिस्ट्री है तो, लेकिन है तो कॉमन सेंस ना। क्या कॉमन सेंस है कि दो लोग ऑलरेडी चिपके हुए हैं। सॉलिड और लिक्विड में हमने क्या पढ़ा था पार्टिकल नेचर में, कि पार्टिकल्स आर ऑलरेडी क्लोज। अब ऑलरेडी क्लोज पार्टिकल्स हैं, अब मान लो ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक है। अब मैं प्रेशर अप्लाई करके क्या इनकी हड्डियां, मैं नऊजुबिल्लाह कबर थोड़ी हूँ कि इनकी पसलियां एक दूसरे में संभाल लूंगा, इतनी मोहब्बत भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए सॉलिड और लिक्विड पर हम क्या कहते हैं, प्रेशर का। तो अगली क्लास में ऐसे डाटा करके आते हैं। देखिए प्रेशर का क्या बता रहा था मैं, इसके सॉलिड्स और लिक्विड में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अभी फिर बता रहा हूँ कि सॉलिड्स और लिक्विड्स पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, भले से रिवर्सिबल रिएक्शन हो या इरिवर्सिबल। अगर रिएक्शन सॉलिड्स या लिक्विड्स क्या हो रहा है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के और लिक्विड के पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोज है, अगर मैं प्रेशर अप्लाई भी करूं तो कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में पहला जुमला हम ये लिखने लगे हैं
कि प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉलिड्स एंड गैसियस रिएक्शन। अब आपके दिमाग में एक सवाल हो सकता है, किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हमें तो घंटा पता है कि कौन सी चीज सॉलिड होती है, कौन सी लिक्विड होती है, तो हमें हमारी केमिस्ट्री तो सी है बस, ठीक है, सी तक ही पढ़ी हमने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन सॉलिड का है या गैस का? भाई लिखा होता है। कैसे लिखा होता है भाई? ऐसे स्टेट सिंबल लिखे होते हैं। जब रिएक्शन लिखा हुआ आता है, लेट्स से लिखा हुआ आ रहा है N2, तो ऐसे आप गौर से देखेंगे, अगर अंधे नहीं है तो आपको दिखेगा कि N2 के साथ क्या लिखा हुआ है, H2 के साथ क्या लिखा हुआ है, इसी तरह NH3 के साथ क्या लिखा हुआ है। तो ये स्टेट सिंबल्स कहलाते हैं जो लिखे हुए होते हैं। तो आपको इनसे पता, G का मतलब है गैस, S का मतलब है सॉलिड, L और AQ एक्वस, AQ कैसे आता है, वो भी लिक्विड ही है, और L लिखा हुआ है तब प्योर लिक्विड है। तो ये सारी लिक्विड एक्वस जो स्टेट्स में होगी, उन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ किस पे आएगा? गैसेस पर। यानी जैसे अभी ये मैंने रिएक्शन लिखा, तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो सारी क्या है, थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया, ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स लिखना है। चलो अच्छी बात है कि आप तो तवज्जो दे रहे हो ना कम से कम। तो प्रेशर डज नॉट इफेक्ट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स रिएक्शन, ठीक है जी, गलती से मैंने गैस लिख दिया था। सॉलिड्स और लिक्विड्स पे इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ किस पर होता है? गैसियस रिएक्शन। क्यों होता है गैसियस पे? तो हम पढ़कर आए कि गैसेस के पार्टिकल्स दूर होते हैं, तो दूर होते हैं तो कम कोलाइड कर रहे होते हैं, जब हम उन्हें करीब ले आते हैं तो उनके कोलिजन बढ़ जाते हैं और इसीलिए वो अपना रवैया तब्दील कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने, प्रेशर के इफेक्ट में हमने क्या लिखना है? प्रेशर लिक्विड्स और सॉलिड्स को इफेक्ट नहीं करता, प्रेशर ओनली अफेक्ट्स गैसियस रिएक्शन। प्रेशर ओनली अफेक्ट्स गैसियस रिएक्शन। डकेत, तुम्हें याद है वो तुम्हारी बहन की शादी थी कुछ अर्से पहले? किसकी बहन की शादी थी? इस क्लास में किसी की बहन की शादी हो रही थी कुछ अर्से पहले, 1-1.5 महीना पहले। तुम्हारी दोस्त जो आमना थी, उसकी शादी थी। वो मैं आज देख रहा था अपने YouTube चैनल पे, कमेंट्स देख रहा था, बहुत अरसे से देखे नहीं थे। किसी ने कमेंट किया, भाई सर इसकी बहन की शादी हुई, आप इतनी जला फाड़ फाड़ के समझा रहे हैं, आपको बिरयानी ला के दी, ये कभी पास नहीं। मैंने कहा डकेत तुम्हारे लिए बता, अच्छा तुम्हारे लिए नहीं है, आमने के लिए, हाँ ठीक है वो तो हो जाए। चलो, प्रेशर ओनली अफेक्ट गैसियस रिएक्शन। बट आप प्रेशर का इफेक्ट कैसे समझना है? इसमें ना हमने जुगाड़ क्या बनाई है प्रेशर का इफेक्ट के लिए? पीपी रिलेशन। क्या है भाई? पीपी वाला नहीं, और ना ही वो जी वाला पीपी भी नहीं है यार। फिर जितवा दिया तुमने पीपल्स पार्टी को। तुम्हें कह रहा हूँ मौलवी है, तुम वैसे जमाते इस्लामी के सपोर्टर बने फिरते हो, और तुमने वहां जाके जियो भुट्टो पे टप्पे लगाए हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? कराची का क्या इससे बुरा हाल देखना चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो तुम? अच्छा शहबाज की नहीं थी? एटीट्यूड चेक करें, शहबाज इनका चड्डी आ है। ग्रेट है यार, ग्रेट है। मैं उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। चलो खैर, मेरे लिए कायदे आज़म। अरे भाई साहब सही कह रहा है, इस टर्म में कह रहा है। चलो भाई, प्रेशर ओनली अफेक्ट्स व्हाट? गैसियस। अब कैसे इफेक्ट करता है भाई? खुदा के लिए लिख के मत आ जाना पीपी रिलेशनशिप। ये पीपी जुगाड़ के लिए बता रहा हूँ, अभी क्या है समझाता हूँ आपको। ऐसी बात जब मैं जुगाड़े बताता हूँ, तो किसी बच्चे ने टेस्ट में, एक बच्चा नजीर नाम था, तुम नहीं, एक बच्चा था मेरा कई साल पहले, इमरान नजीर, वो हर बात लिखता था जो मैं एग्जाम्पल बताता ना ऊपर ना, वो भी लिखता था अपने समझने के लिए। आप यकीन करो टेस्ट में भी उसने वो एग्जाम्पल लिख के दिया, समझा? एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में उसने वो एग्जांपल लिख के दी। वो दुपट्टे की एग्जांपल में दी थी, वो दुपट्टे की एग्जांपल लिख के भाई सर, और फिर कह रहा है सर आप ही में बताया था। अबे भाई मेरा साला लगता था ये। प्रेशर ओनली अफेक्ट्स गैसियस रिएक्शन में बेटा, यहां पर कॉन्सेप्ट कैसे रट्टा लगेगा? पीपी रिलेशनशिप से। अब पीपी रिलेशन क्या है? एक पी यहां प्रेशर का है और एक पी यहां पर प्रोडक्ट मोल्स का है। एक पी प्रेशर का है और एक क्या है? एक पी प्रोडक्ट मोल्स का है। तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, आपको याद रखने में आसानी होगी कि पीपी रिलेशनशिप कैसे अप्लाई करना है। और क्या रिलेशन बताया? फिजिक्स आती है ना थोड़ी सी, इनवर्स रिलेशन है। आए समझाता हूं कि अप्लाई कैसे करना है। तवज्जो रखें, मान लीजिए कि एक गैसियस रिएक्शन हो रहा है, जैसे अभी मैं लिखा भी था N2
प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब यहां पर आपको मोल्स गिनने हैं और आपको इक्वेशन से ही गिनने को, अलग से नहीं गिनने। यहां पर देखिए N2 का 1 मोल है और H2 के 3 मोल है, तो रिएक्टेंट के मोल्स कितने हो गए 4 और प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2। पहले मोल गिनना समझ में आ जाता है भाई, रिएक्टेंट के मोल्स में गिने तो 3 और 1 4, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना अब्दुल शकूर, 3 लिखा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4 मोल, और वहां 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अमोनिया के कितने मोल्स है 2 मोल्स। तो मेरे बच्चे आपको क्या नजर आया, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है या कम है? तो बेटा जब प्रोडक्ट के मोल कम हो, एक पी कम हो, तो दूसरा पी बढ़ाने का फायदा होगा। क्या मतलब कि अगर आपने एक ऐसा रिएक्शन देखा गैसियस जिसमें प्रोडक्ट के मोल्स क्या हैं कम, किससे कम है रिएक्टेंट के मोल्स, किससे कम है? ये मैं रिएक्टेंट बोल नहीं रहा क्योंकि पीपी पे बिठाया है ना इसको। तो प्रोडक्ट के मोल अगर कम है रिएक्टेंट से, तो इसमें प्रेशर बढ़ाने से फायदा होगा। क्या कहते हैं फायदा? मोर प्रोडक्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो अगर प्रोडक्ट के मोल कम है, जैसे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से कम है, तो इसे हाई प्रेशर पे कराएं कि लो प्रेशर पे कराएं? प्रोडक्ट के मोल कम है तो प्रेशर बढ़ाने का फायदा होगा, यानी इस रिएक्शन को हम किस पर कराएंगे? हाई प्रेशर पर। इस रिएक्शन को अगर मैं हाई प्रेशर पे कराऊं, हलीमा दाऊदी हाई प्रेशर पे कराऊं, तो उससे क्या आएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और कहीं अगर मैंने इसके साथ नाइंसाफी क्या की कि इसे लो प्रेशर पे करा दिया, तो उससे क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा और मोर रिएक्टेंट फॉर्म हो जाएगा। क्या कहा मैंने? एक मिनट दोबारा सुन लीजिए। प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैसियस रिएक्शन पे होता है, सबसे अहम तो यही बात है। ऐसा ना हो कि एक्वस रिएक्शन पे तो प्रेशर का इफेक्ट एक्सप्लेन करके आ लो। दूसरा, एक्सप्लेन करते हुए देखना क्या है तुम्हें? मोल्स देखने हैं, प्रोडक्ट के मोल्स। तो प्रोडक्ट के मोल्स अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा रखने का फायदा होगा। लॉजिक क्या है इसकी? देखो प्रोडक्ट के मोल कम है, रिएक्टेंट के क्या है ज्यादा, तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्टेंट की जो मोल्स है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएंगे। जब कंजेस्टेड ज्यादा हो जाएंगे तो कोलाइड ज्यादा कहां करेंगे? कोलिजन ज्यादा कहां होगा? रिएक्शन में। अगर लॉजिक को समझे, प्रोडक्ट के मोल कम है और रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, तो जब मैं प्रेशर अप्लाई करके उनको करीब लाऊंगा, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है तो उनमें ऑटोमेटिकली कोलिजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब कोलिजन ज्यादा हो जाएगा तो मजीद प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो लॉजिक एग्जामिनर नहीं पूछेगा, एमसीक्यू में आएगा। तो पकड़ना क्या है कि भाई जिस रिएक्शन में एक पी वैल्यू में कम हो तो उसके लिए दूसरा पी हाई रखना होगा। यानी अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो प्रेशर ज्यादा रखने से फायदा होगा, और अगर प्रेशर कम रख दिया तो नुकसान। उसी का उल्टा देख लो, मिसाल के तौर पे एक दूसरा रिएक्शन देखो। मैं कह रहा हूं भाई 2O3 गिव्स 3O2। तो अब आप यहां देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहां रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं? 2 हैं, और प्रोडक्ट के कितने हैं? 3 मोल्स हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट के मोल्स क्या हैं? ज्यादा। तो मेरे बच्चे यहां पर जब एक पी की वैल्यू ज्यादा है तो दूसरा पी हमें बोलो भाई कम रखना होगा, यानी इस रिएक्ट तब फायदा होगा। यानी इस रिएक्शन को हम जब अहमद भाई लो प्रेशर पे कराएंगे, एक प्रोडक्ट एक पी की वैल्यू ज्यादा थी, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है ना रिएक्टेंट से, तो प्रेशर शुड बी ऑन द लोअर साइड फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट। भाई साहब फॉर फॉरवर्ड शिफ्ट, तो प्रेशर हम कम करेंगे तो हमें फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा, यानी मोर प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रेशर अगर ज्यादा कर देंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट और मोर रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि भाई अगर प्रोडक्ट के मोल कम है तो प्रेशर ज्यादा रख के फायदा हासिल करें, अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है तो प्रेशर कम रख के फायदा, और अगर आपने वाइस वर्सा कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। व्हाट इफ अगर प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल बराबर है? अगर मान लीजिए इस एग्जांपल को देखिए, वेरी गुड, इस एग्जांपल को देखें कि भाई अगर H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये एक रिएक्शन हो रहा है। तो मेरे भाई इसमें अगर आप रिएक्टेंट के मोल्स देखिए 1 और 1 कितने हो गए 2, और वहां भी कितने हैं 2, दोनों तरफ क्या है? बराबर मोल्स है, दोनों तरफ क्या है? बराबर मोल्स हैं। तो बेटा ऐसे रिएक्शन पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो दोनों में इक्वल कोलिजन बढ़ेंगे, जब दोनों बढ़ेंगे तो नेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहले हम क्या देख रहे थे, एक तरफ मोल ज्यादा थे तो जिस तरफ मोल ज्यादा थे उसी हिसाब से फर्क पड़ रहा था, लेकिन अब दोनों की तरफ अगर मोल बराबर हैं तो अब प्रेशर का इफेक्ट अप्लाई करने का या इफेक्ट डालने का कोई फर्क नेट रिजल्ट में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? शिफ्ट कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वन लास्ट टाइम, प्रेशर का इफेक्ट डिसाइड करते हैं आप प्रोडक्ट के मोल्स देखकर। अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो प्रेशर
ज्यादा रख के फायदा होगा, यानी मोर प्रोडक्ट मिलेगा। अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो प्रेशर, सॉरी प्रोडक्ट मोल ज्यादा है तो प्रेशर कम रख के फायदा होगा। और अगर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के बराबर हैं, इक्वल हैं, तो फिर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा, बावजूद इसके कि रिएक्शन क्या हो गैसियस। जी एटमॉस्फेयर से कम रख के ज्यादा होगा। हाँ, एटमॉस्फेयर से ही बात हो रही। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों ये बात समझ में आती है? आयशा, हसीना, मनाई, मुनीजा, सारा, सारिम, अब्दुल रहमान, राना। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes. लास्ट फैक्टर की तरफ जा रहे हैं और चैप्टर एंड होने को पहुंचा है। लास्ट फैक्टर की तरफ जा रहे हैं। लास्ट फैक्टर है बेटा फैक्टर ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की बात हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, उससे पहले एंडो एक्सो में भी बात आ चुकी है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि कैटलिस्ट वो एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, किसी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसे कम कर देते हैं, जिससे अगर कोई रिएक्शन पहले बहुत हाई वैल्यू पे जाके स्टार्ट होना था तो अब वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। यही काम होता है कैटलिस्ट का। यानी अगर कैटलिस्ट का मैकेनिज्म हम देखें तो कैटलिस्ट कोई भी हो, उसका काम क्या होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब मेरे बच्चों, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई सूटेबल कैटलिस्ट डालते हैं तो वो क्या करता है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन की पूरी रिक्वायरमेंट को नीचे ले आता है। वो किसी एक चीज को फेवर नहीं करता। जैसे अभी तक हमने जितने फैक्टर देखे वो किसी एक चीज को फेवर कर रहे हैं ना, या तो फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट। लेकिन कैटलिस्ट जब हम सूटेबल किसी रिएक्शन में रिवर्सिबल में डालते हैं तो वो ओवरऑल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को नीचे ले आता है, जिससे फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज हो जाता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी तेज। खुलासा ये कि कैटलिस्ट की वजह से कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं आता। फर्क ये होता है कि पहले एक रिएक्शन अगर 600 डिग्री पे जाके हो रहा था और आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो रही थी, तो अब वही रिएक्शन हो सकता है 300 डिग्री पे हो जाए। वही रिएक्शन क्या हो जाए, 300 डिग्री पे हो जाए। तो कैटलिस्ट इटसेल्फ, समझना बेटा, कैटलिस्ट ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लोअर कर देता है, जिससे ओवरऑल स्पीड ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाती है बेटा, नहीं, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ओवरऑल हमारा फॉरवर्ड की स्पीड भी तेज हो जाती है और बैकवर्ड की स्पीड भी तेज हो जाती है, और रिएक्शन जो 2 घंटे में होना था वो 1 घंटे में हो जाता है। तो आपके वक्त की क्या होती है, बचत होती है। लेकिन कैटलिस्ट कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करता, नो इक्विलिब्रियम शिफ्ट। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं सिर्फ कैटलिस्ट का फैक्टर अप्लाई करूं तो कोई फायदा होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर मैं यील्ड बढ़ाना चाहता हूं तो मैं अगर अकेला सिर्फ कैटलिस्ट का फैक्टर डालूं तो कैटलिस्ट क्या करेगा, उस रिएक्शन को और जल्दी करा देगा। लेकिन क्या प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? नहीं, प्रोडक्ट उतना ही बनेगा जितना पहले बन रहा था। मालूम हुआ कि कभी भी कैटलिस्ट को एज अ सिंगल इंडिपेंडेंट फैक्टर अप्लाई नहीं करेंगे। देखो, हर रिएक्शन को अकर होने के लिए ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी जब तक नहीं होगी रिएक्शन होगा ही। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को ही नीचे ले आता है। नीचे ले आते हैं, अगर पहले एक रिएक्शन 200 डिग्री पे या 500 डिग्री पे जाके स्टार्ट हो रहा था तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस 500 की रिक्वायरमेंट को 200 पे ले आया। तो पहले आप हीट करते हो, हीट करते करते 500 पे जाते, फिर रिएक्शन स्टार्ट होता, अभी 200 पे पहुंचते ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 500 तक जाने की ख्वारी खत्म हो गई और रिएक्शन 200 पे स्टार्ट हो गया। लेकिन कैटलिस्ट किसी साइड पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करता, ओवरऑल वो क्या करता है, टाइम बचाता है आपका। तो इसलिए अगर मैं कैटलिस्ट को एज अ सिंगल फैक्टर डाल रहा हूं तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मां सिवाय इसके कि टाइम बचे। इसलिए बेटा रियलिटी में क्या होता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट इन चारों फैक्टर्स को एक साथ अप्लाई करता है। इन चारों फैक्टर्स को क्या मतलब, जैसे अब मैं 2 इंडस्ट्रियल एग्जांपल देने लगा हूं। पहली एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस से, जो मैं बात करता आया था अमोनिया प्रोडक्शन की। हेबर प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड जिसमें हम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय रिएक्टिंग नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस, एक मिनट, टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दिस रिएक्शन इज, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, जो तुमने पहले ख्वाब टूटे थे तुम्हारे, अब जरा सुनो, अब तुमने ली शेटले प्रिंसिपल पढ़ लिया, मैं तुम्हें पूछता हूं कि बताओ भाई इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया मुझे ज्यादा बनानी है, क्या करें? आपको ली शेटले प्रिंसिपल पता है, अब मुझे बताइए कॉन्सेंट्रेशन का क्या फैक्टर अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे? ऐसा फैक्टर लगाएंगे कि अमोनिया क्या होती जाए, निकलती जाए, यस और नो, तो रिमूव करते जाए।
दूसरा मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट लगाएंगे, तो आपने कहा कि भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, यानी इसे हीट नहीं चाहिए, तो आप इसे लो टेम्परेचर पे कराएं, एक वक्त में सारे स्ट्रेसेस अप्लाई करो। फिर मैं कहूं भाई प्रेशर का इफेक्ट होगा, आप देखो यार गैसियस रिएक्शन में होगा, तो प्रेशर आप देखो मोल से पता लगता है, तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 4, प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो प्रेशर शुड बी हायर। तो इसका मतलब है जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो अमोनिया के निकालने का इंतजाम भी करूंगा, टेम्परेचर भी लो रखूंगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने दूंगा, और प्रेशर को हाई रखूंगा, प्रेशर को क्या रखूंगा, और फिर ओवरऑल अपनी एनर्जी बचाने के लिए मैं कैटलिस्ट भी डालूंगा, और इस रिएक्शन में जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो होता है आयरन कैटलिस्ट। क्या होता है? आयरन कैटलिस्ट। तो आयरन इज द सूटेबल कैटलिस्ट जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ले आता है। अब सुनना इससे फर्क कितना पड़ता है कि पहले बगैर ये सब किए अमोनिया की यील्ड कितनी थी 48% थी, लेकिन जब मैं सारे स्ट्रेसेस अप्लाई करता हूं तो वो यील्ड 48% से बढ़कर 92 to 96% में चली जाती है, यानी जहां आधा रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था वहां आप ऑलमोस्ट सारा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट में, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो बाय अप्लाइंग ऑल दी स्ट्रेस, यानी अगर मैं लिखूं तो इसमें हमने क्या क्या करना है, इसमें हमने रिमूव करना है अमोनिया को, इसमें हमें टेम्परेचर को लो रखना है, प्रेशर को हाई रखना है, और सूटेबल कैटलिस्ट लाइक आयरन यहां हमने इस्तेमाल किया। तो ये चारों कंडीशन जब हम एक साथ अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट यील्ड हमें प्रोवाइड कर देगा। बेटा जो बात मैं अभी तुम्हें हेबर्ट्स के लिए बता रहा हूं ये तुम्हें किसी भी रिएक्शन के लिए पूछी जा सकती है, भले वो तुम्हारे सिलेबस में हो या ना हो, क्योंकि तुमने सिलेबस का रिएक्शन थोड़ी चाटना है, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है डिफरेंट एंगल से कि भाई तुम्हें देखना है एक्सो पे कैसे इफेक्ट है, एंडो पे कैसे, किसी भी एक्सो एंडो पे बता सकते हो। तुम्हें देखना है कि भाई मोल ज्यादा है या कम है तो प्रेशर का इफेक्ट बता सकते हो। तुम्हें देखना है कि रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, उससे तुम फिर कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट बता सकते हो। इसी तरह एक और एग्जांपल है बुक की, वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस की एग्जांपल। कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक स्टेज आता है जो रिवर्सिबल है, और वो रिएक्शन क्या होता है 2SO2, अभी मैंने पहले भी लिखा था, प्लस O2 गिव्स 2SO3, और ये रिएक्शन भी गैसियस रिएक्शन है। अब बताइए इस रिएक्शन, और ये एंडोथर्मिक भी है, सॉरी ये एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, तो बताइए भाई कैसे इफेक्ट होगा, सेम वही होगा। क्या मतलब कि आपको SO3 निकालने का इंतजाम करना है, टेम्परेचर को लो रखना है और प्रेशर को हाई रखना है, और सूटेबल कैटलिस्ट यहां डालना है जो कि V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड होता है। ये तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर क्यों हाई रखना है, प्रोडक्ट के मोल्स क्या हैं 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल्स 3 हैं, तो जब प्रोडक्ट के मोल्स कम होते हैं तो प्रेशर हाई रखने से हमें फॉरवर्ड शिफ्ट मिलता है ना। ठीक है जी, जो बुक की एग्जांपल है वहां तो लिखना होगा, बुक की एग्जांपल से तो याद रखना होगा। बुक में 4-5 एग्जांपल्स हैं, एक आपकी जो है ये है और अभी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज तुम लोगों को भी लिखवाई ना मॉर्निंग में, बस वही एग्जांपल है। हाँ ये एक्सोथर्मिक है। अब लास्ट एग्जांपल देख लो, ये बुक में नहीं है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे रहा हूं। H2 + I2 गिव्स 2 है, ये मैं सिर्फ बताने के लिए समझा रहा हूं कि भाई कोई भी आ सकता है एग्जाम्पल, कोई रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल उठा के पूछ सकता है। अब ये रिएक्शन है, ये भी गैसियस रिएक्शन है, और ये एंडोथर्मिक है। हाँ भाई, तो भाई इसमें क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट के लिए क्या करें, HI को रिमूव करने का इंतजाम करें कि HI क्या होती जाए, रिमूव होती चली जाए। फिर टेम्परेचर के लिए क्या करें, टेम्परेचर ज्यादा रखें। प्रेशर के लिए क्या करें, प्रेशर को यहां हम अप्लाई नॉर्मल प्रेशर पे कराएंगे, हाई लो की चक्कर में नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या हैं बराबर, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा नहीं, बढ़ा करके अंडा अचार डालेंगे। और इसमें कोई सूटेबल कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेंगे, इसके अंदर प्लैटिनम कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि बुक में नहीं है तो यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर PT। ठीक है जी, बात समझ गए नहीं समझ गए? तो भाई किसी भी रिएक्शन पे आ सकता है, किसी भी। एक और बात, एक खराफाती रिएक्शन आ गया दिमाग में, ये देखो सर एक और क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए बेटा, ये जरा एग्जांपल, जबरदस्त एग्जांपल आई जहन में।
सर हाइड्रेशन और पीसी अबे रुक जा यार, मान लीजिए कि रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में एग्जामिनर पूछता है, मैं खाली ये मुझे याद नहीं आ रहा कि ओ लेवल्स में आया या एएस में आया, किसी में तो ये सवाल आया हुआ है। मैं क्या, वो एग्जामिनर कहता है इस रिएक्शन में मैं OH आइंस डाल दूं, क्या डाल दूं? बताइए OH आइंस का क्या इफेक्ट होगा इस रिएक्शन पे। अब ये थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया, आपको बगैर इसमें कहीं OH नजर आ रहा है? इक्वेशन में नजर आ रहा है क्या? नहीं है भाई। CH3COH एक कंपाउंड है, और जब ये ब्रेक हो रहा है तो CH3CO नेगेटिव आयन बन रहा है और H पॉजिटिव आयन बन रहा है। ये रिएक्शन में एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछा कि OH डाला है, क्या डाला है? OH डाला है, बताइए उससे क्या इफेक्ट होगा? सर प्रोडक्ट बनेगा, पानी बनेगा। बेसिकली क्या होने वाला है, लेसन क्या होगी, असल में OH डायरेक्टली तो इस इक्वेशन में नहीं है, लेकिन ये जो OH है, आपने भी एसिड बेस मेरे साथ नहीं पढ़ा, लेकिन शायद ओ लेवल्स में स्कूल में पढ़ा होगा कि H और OH आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ना। तो जब हम ये OH नेगेटिव आयन डालते हैं तो असल में जाके क्या करेगा, H आयन से रिएक्ट कर लेगा। तो H आयन से रिएक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि H आयन को यहाँ से हटा, H आयन को यहाँ से क्या करेगा, अपने साथ ले जाएगा। समझना, ये OH आयन का इनडायरेक्ट इफेक्ट है। क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि भाई OH आयन जब मैं डालूंगा तो वो जाकर इससे रिएक्ट नहीं करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा, उसका फेवरेट कौन है? H आयन। और लॉजिकली भी तुम देखो, ये पॉजिटिव आयन है, वो नेगेटिव आयन है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन। जब H आयन इसके साथ भाग जाएगा तो यहाँ से क्या हो गया, प्रोडक्ट रिमूव हुआ ना। जब H आयन यहाँ से भाग गया तो प्रोडक्ट क्या हो गया, कम। और जब प्रोडक्ट कम होता है तो इससे क्या होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट आता है। जब प्रोडक्ट क्या होता है, कम, तो ये इनडायरेक्ट आ गया। जैसे हम डायरेक्टली पूछ रहे थे कि प्रोडक्ट निकाल ले तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे प्रोडक्ट निकाल ले, लेकिन असल में OH आयन जो हम डाल रहे हैं वो यही कर रहा है। क्या कर रहा है कि OH आयन जाकर H आयन को क्या करता है, यहाँ से हटा लेता है, रिमूव कर लेता है। जब H आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम, कंपैरेटिवली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा और मजीद प्रोडक्ट बनेगा। तो ये खराफाती एक सवाल आया जिसको मेरे ख्याल में पहली दफा में लिंक करना मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्टली रिएक्शन में आपको OH नजर नहीं आ रहा। एक बार और सुन लीजिए, ऐसा भी हो सकता है जैसे इनडायरेक्ट मैंने भी पूछा कि भाई इस रिएक्शन में OH डालने का क्या इफेक्ट होगा। मैंने क्या बताया कि OH जब डालेंगे होगा क्या कि OH H आयन से क्या हो जाएगा, तो वो H आयन को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव। तो रिमूव जब प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है, जब प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो कंपैरेटिवली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, और इसीलिए वो किस शिफ्ट में जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट में, और मजीद प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिखूं OH का इफेक्ट, तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। क्या होगा भाई, लॉजिक कि वो H आयन को वहां से निकाल लेगा, मजीद प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है बच्चों। सर एक जो हाइड्रेशन और पीसिंग वाला होता है वो भी दोनों साइड पे सकते हैं ना, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन दोनों। जी जी, क्या होगा, लेकिन सेम कंडीशन पे नहीं होता सर वो रिवर्सिबल नहीं है। वो ऐसे तो रिवर्सिबल है कि बाद में रिवर्स हो सकता है, लेकिन याद करें रिवर्सिबल को जब हम डिफाइन किया था तो हमने कहा था उसी वक्त को। सर एक साइड यानी रिएक्टेंट्स की साइड गैसियस है और प्रोडक्ट की साइड गैसियस है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने कि भाई पूरे रिएक्शन में क्या सारी गैसेस होनी चाहिए तो इफेक्ट होगा? नहीं बेटा, अगर आपके पास एक भी गैस है तो इफेक्ट हो जाएगा। अगर रिएक्शन, ये सवाल अच्छा हुआ इसने पूछ लिया कि क्या पूरा रिएक्शन गैसियस हो तभी इफेक्ट होगा? नहीं, बुक में इत्तेफाक से ऐसी एग्जांपल्स है, लेकिन एएस में ये आपके आएगी नहीं, एक्वस और मिक्सर नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे एक आग भी गैस हो तो इफेक्ट हो जाएगा। गैस होना लाजमी है, सॉलिड और लिक्विड होना। जी प्रोडक्ट बेटा असल में ये फिर ऐसा होगा ना कि प्रोडक्ट अगर गैस है और आपने प्रेशर बढ़ाया तो वो गैस रिस्पॉन्ड करके रिएक्टेंट बनाएंगे, जब रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो फिर वापस वो प्रोडक्ट में भी जल्दी आ जाएगा। तो बहरहाल खुलासा ये कि इफेक्ट होगा। बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। टेस्ट आपका फ्राइडे को डिले कर दिया गया है, फ्राइडे को लिया जाएगा टेस्ट, और टेस्ट जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का टेस्ट है, इसलिए उसी तरह से आइएगा, तैयार होगा। ठीक है जी, तो ये चैप्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया रिवर्सिबल रिएक्शंस का। अब हम लोग लिसन किया, बोलिए बैठ जाओ 2 मिनट। अब मेरे बच्चे हम लोग इवनिंग के अंदर अपने सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो नॉर्मली पीरियोडिक टेबल से एसिड बेस सॉल्ट तक जाता है, हम इसे रिवर्स में स्टार्ट करेंगे। हम इलेक्ट्रोलिसिस एसिड बेस सॉल्ट्स पहले करेंगे और उसके बाद मेटल्स एक्सट्रैक्शन बाद में करेंगे। तो तुम लोग तो डबल करोगे, तुम्हारा तो खत्म। ठीक है ना, तुम भी खत्म, तुम्हारा सिलेबस भी खत्म। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।